हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। हम इस चैनल पे दृष्टि की मंथली मैगज़ीन करंट अफेयर्स की उसको कवर करा रहे हैं और ये है नवंबर की, जिसमें आपको अभी तक पॉलिटी के सारे टॉपिक हो चुके हैं और इकोनॉमिक्स का 6 टॉपिक हो चुका है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा जो छठा टॉपिक था वो था शहरी सहकारी बैंकों में प्रशासन, और जो आज का टॉपिक है वो है वैश्विक वित्तीय परिस्थिति तंत्र की सुरक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैश्विक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, तो ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में क्या हुआ है कि केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस 2023 को संबोधित किया। ठीक है, इस अवसर पर उन्होंने वैश्विक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के खतरों से निपटने में वैश्विक सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला है। ओके, तो G20 की जो अध्यक्षता के तहत भी भारत ने वैश्विक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष प्रमुख खतरे से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग और सहभागिता की मांग की है। तो अब देखते हैं कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है वो क्या है। तो ये एक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट क्या है, ये कौन सा फेस्टिवल है? तो ये एक सबसे बड़ा फिनटेक सम्मेलन है जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCA, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया PCI और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल्स FCC द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। तो आप ये तीनों ध्यान रखेंगे कि किनके सहयोग से ये आयोजित किया जाता है या शामिल है इस तरीके से। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो फिनटेक अधिनायकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और उद्योगों के भविष्य के लिए खाका विकसित करने हेतु एक अद्वितीय मंच प्रदान करता है। और क्या करते हैं ये भाई साहब? ये एक ऐसा मंच है जहाँ नीति निर्माण, विनियामक, उद्योग क्षेत्र के अग्रणी, शिक्षाविद और सभी प्रमुख फिनटेक्स पारिस्थितिकी तंत्र हितधारक विचारों का आदान प्रदान, अंतर्दृष्टि साझा करने तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक सम्मेलन है। तो ये एक वार्षिक सम्मेलन है जिसका आयोजन होता है। अद्वितीय तो लग रहा है। खैर, तो GFF 2023 की थीम क्या है? तो एक जिम्मेदार वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वैश्विक सहयोग, ये इसका थीम है। तो ये तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये वनडे एग्जाम्स में भी होता है, पूछे जाते हैं। तो ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम, ये थीम एक समावेशी, लचीला और धारणीय वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। तो इससे संबंधित एक नोट क्या है कि भारतीय भुगतान परिषद यानी पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया PCI, ये भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में 85% जो है अधिक गैर बैंकिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। ओके, और इसका गठन डिजिटल भुगतान उद्योगों की आवश्यकता को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए किया जाता है। तो इसका यूज़ इस चीज़ के लिए किया जाता है, डिजिटल भुगतान उद्योगों की आवश्यकताओं के लिए। नेक्स्ट है PCI में निम्नलिखित उप समितियाँ शामिल हैं, यानी कि पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया में और क्या क्या उप समितियाँ शामिल हैं? तो भुगतान एग्रीगेटर, भुगतान गेटवेज, दूसरा है प्रीपेड भुगतान साधन, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, तीसरा है भुगतान नेटवर्क, चौथा है भुगतान बैंक। नेक्स्ट है भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई समिति BBPOU, और फिर नेक्स्ट है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इससे तो आप सभी परिचित ही होंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण और व्यापार समिति, ये सभी PCI के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी समर्थक। तो टेक्नोलॉजी सपोर्ट कैसे होता है कि फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल जो FCC है, उन्होंने 2017 में एक फिनटेक समिति के रूप में स्थापित FCC को बाद में 17 से अधिक सदस्यों के साथ एक स्वतंत्र गवर्निंग बोर्ड के तौर पर स्वतंत्र परिषद में बदल दिया। तो ये एक स्वतंत्र गवर्निंग बोर्ड है, ये यहाँ पे ध्यान रखने की चीज़ है। और जो FCC फिनटेक है वो बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विभिन्न अभिकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये देखते हैं फिनटेक क्या है। फिनटेक मीन्स फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजी होती है उससे है। तो इसका उपयोग
नई तकनीक का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो वित्तीय सेवाओं के वितरण और उपयोग को बेहतर बनाने व स्वचालित करने का प्रयास करती है। फिनटेक क्षेत्र के प्रमुख जो खंडों में डिजिटल भुगतान, डिजिटल ऋण, बैंक टेक और क्रिप्टो करेंसी शामिल है। फिनटेक शिक्षा, खुदरा बैंकिंग, अनुदान संचालन, गैर लाभकारी और निवेश प्रबंधन समिति विभिन्न क्षेत्रों तक फैला हुआ है, जो इस महत्वपूर्ण व्यवसाय विस्तार तथा रोजगार सृजन के साथ तेजी से बढ़ने वाला एक उद्योग बनता है, मतलब बनाता है। इसके अतिरिक्त जो फिनटेक है, वित्तीय समावेशन लक्ष्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब देखते हैं कि वैश्विक जो वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके सामने जो चुनौतियां हैं वो क्या हैं। तो क्रिप्टो करेंसी और साइबर सुरक्षा ये एक चुनौती है। आप ना इनके हेडिंग्स जो है वो बिल्कुल याद रखिएगा। उसके अंदर एक दो पॉइंट्स आप को कुछ ना कुछ मायने में याद आ ही जाएंगे एग्जाम्पल के तौर पर, बट आप इसके हेडिंग्स को मेंस में यूज़ कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी अपनी गुमनामी और विकेंद्रीकरण के कारण साइबर हमलों, हैकिंग, चोरी, धोखाधड़ी तथा घोटालों के प्रति संवेदनशील है। विनियमन ये चुनौतियाँ हैं कि क्रिप्टो को वैश्विक स्तर पर नियामक चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिससे देश के बीच जो दृष्टिकोण है और मानकों में अनिश्चितता है, संगतता है की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अस्थिरता ये तो इकोनॉमिक्स में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। क्रिप्टो करेंसी की कीमतें अत्यधिक अस्थिर हैं, जो उपभोक्ताओं के विश्वास और व्यावसायिक निवेश को प्रभावित करती है। वहनीयता क्रिप्टो माइनिंग में जो विद्युत की अत्यधिक खपत होती है और इससे इलेक्ट्रॉनिक अवशिष्ट उत्पन्न होता है, जिससे वह जो पर्यावरण है उससे संबंधित चिंताएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है साइबर के खतरे, जिसमें क्या होता है फिशिंग। फिशिंग का क्या मतलब है यहाँ पे कि धोखाधड़ी वाले ईमेल और संदेश होते हैं वो उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील जानकारी प्रकट करने और वित्तीय संस्थाओं से समझौता करने के लिए बरगलाते हैं, मतलब प्रमोट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। रैनसमवेयर ये आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, जानते हो। मालवेयर अनुचित तरीके से फाइलों को एनक्रप्ट कर किया जा सकता है और जबरन वसूली के लिए वित्तीय सेवाओं को निशाना बना करके फिरौती की मांग की जाती है। तब वो जाकर के आपको डाटा का पासवर्ड या कुछ ऐसा एक्सेस करने के लिए देंगे आप ही के डाटा को। डाटा उल्लंघन, इसमें क्या होता है कि गोपनीय डाटा तक अधिकृत पहुंच वित्तीय संस्थाओं और व्यक्तियों की गोपनीयता, पहचान एवं संपत्ति से समझौता कर सकती है। आपूर्ति श्रृंखला पर आक्रमण, इसमें क्या होता है कि वित्तीय संगठनों की जो प्रणालियां हैं और सेवाओं में सेंध लगाने के लिए हैकर्स होते हैं उनके सेवा प्रदाताओं को निशाना बनाते हैं। नेक्स्ट है कि नशीली दवाओं और माफिया। नशीली दवाओं के जो तस्कर हैं और माफिया हैं वो अवैध धन को वैध वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का उपयोग करते हैं। टैक्स हैवन और चोरी, ये वर्ड भी आपने सुना होगा, ये टर्म काफ़ी चला था पहले, न्यूज़ में था। तो टैक्स हैवन एक ऐसा देश या क्षेत्राधिकार है जहाँ पे विदेशी नागरिकों और व्यवसायों को बहुत कम या कोई कर नहीं देना पड़ता। कर चोरी यानी अवैध आय या संपत्ति को छुपा करके गलत तरीके से दर्शा करके करों से बचाना और छूट प्राप्त करना, यानी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना। टैक्स हेवन और कर चोरी से उत्पन्न प्रमुख खतरे तो क्या है कि एक है राजस्व हानि। कैसे होती है? टैक्स हेवन और कर चोरी के कारण सरकारों को जो अत्यधिक राजस्व की हानि का सामना करना पड़ता है, खास करके विकासशील देशों में। ये तो बड़ी एक चिंता की बात है ही। दूसरा है असमानता। टैक्स हेवन और कर चोरी ज़्यादातर अमीरों को लाभ पहुंचाती है और आय असमानताओं को और बढ़ा देती है। भ्रष्टाचार, ये प्रथाएं अवैध वित्तीय प्रवाह और कर जो धोखाधड़ी के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। वैश्विक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक वैश्विक सहयोग तो ये क्या है? तो खतरों की जटिलता। तो वैश्विक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरे जो हैं जैसे साइबर हमले, क्रिप्टो चुनौतियाँ और ड्रग माफिया बहुआयामी और राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं।
इन चुनौतियों का मुकाबला करने और एक जिम्मेदार, समावेशी, लचीला एवं टिकाऊ वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है, जो कि जिसमें आपको वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता पड़ेगी। सीमा पार प्रकृति। साइबर हमले और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जो कई वित्तीय खतरे हैं एक देश में उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो विश्व के संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। इन खतरों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने और कम करने के लिए एक सहयोग की आवश्यकता है। विनियमन में स्थिरता। विभिन्न देशों में असंगत नियम आपराधिक के लिए जो नियामक कमियों का जो फ़ायदा उठाने के जो अवसर पैदा करते हैं। वैश्विक सहयोग समान मानकों और विनियमनों को स्थापित करने में मदद कर सकता है, जिससे नियामक मध्यस्थता का जोखिम कम हो सकता है। मतलब बीच में जो सहयोग कर सकते हैं, अलग अलग नियम अलग अलग देशों में होते हैं, तो इसीलिए लोग यहाँ से किसी और देश या ऐसे क्षेत्र जिसे टैक्स हेवन भी अभी हमने पढ़ा कहा जाता है, ऐसी सुविधाएं मुहैया हो जाती हैं नियमों के कमज़ोर या समावेशन के कारण। मतलब जो अच्छे से समावेशित नहीं होते हैं, तो वहाँ पे आप अच्छे से सहयोग नहीं कर सकते, वो एक अवसर की तरह पैदा होता है टैक्स हेवन के रूप में। तो नेक्स्ट है जानकारी साझा करना। तो यह सहयोग प्रभावी ढंग से खतरों को कम करने के लिए सूचना साझा कर कौशल विकास और एकीकृत जो नियमों को सक्षम बनाता है। ये एक साझाकरण खुफिया जानकारी के माध्यम से संभावित वित्तीय संकटों की सक्रिय पहचान के उनके रोकथाम की भी अनुमति देता है। ये था सहयोग से संबंधित। नेक्स्ट है फिनटेक वैश्विक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के खतरों का समाधान। तो क्या है समाधान? तो फिर पहला है कि फिनटेक कंपनियां उपयोगकर्ता डेटा और वित्तीय लेन देन की सुरक्षा के लिए उत्पन्न इनक्रिप्शन तथा अन्य उपायों का उपयोग करके सुदृढ़ सुरक्षा उपायों में भारी निवेश कर सकते हैं। फिनटेक कंपनियां साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के साथ दुर्भाग्यपूर्ण जो गतिविधियों को रोकने के लिए मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसे नवीन समाधानों का उपयोग कर सकती है। फिनटेक वंचित आबादियों को ऐसे सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सकती है और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के साथ वित्तीय भेद्यता को कम कर सकती है। फिनटेक क्रिप्टो परिसंपत्तियों जैसी उभरती प्रौद्योगिकी के लिए नियामक ढांचे को विकसित करने और लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जो वित्तीय क्षेत्र में नवाचार एवं विकास को बढ़ावा देते हैं और इन परिसंपत्तियों से जुड़े जो जोखिम हैं उनको कम करने में मदद कर सकती हैं। तो ये था आज का टॉपिक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित। तो इससे जुड़ा इसमें जो संभावित क्वेश्चन है वो है इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ वैश्विक आर्थिक तंत्र से जुड़ी उभरती चुनौतियों पर प्रकाश डालें तथा इसके समाधान से संबंधित संभावित उपायों पर चर्चा कीजिए। तो ये पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स ख़त्म हो चुकी है। ये लास्ट वीडियो है इकोनॉमिक्स का। हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए बनाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।